भारतीय इतिहास की बात करें तो हमारे जहन में मौर्य, गुप्त और मुगल जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन एक ऐसा भी साम्राज्य था, एक ऐसी शक्ति थी जो लगभग 300 सालों तक भारत की ढाल बनी रही और फिर भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुमसी हो गई। तो आज हम कहानी जानेंगे गुर्जर प्रतिहारों की, वो राजवंश जिसने सदियों तक उत्तर भारत की तकदीर को अपने हाथों में रखा। ये सवाल ही अपने आप में इस राजवंश की पूरी कहानी बयां कर देता है। गुर्जर प्रतिहारों को सिर्फ एक साम्राज्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें आर्यावर्त का रक्षक कहा जाता था। आप सोचिए, पश्चिम से लगातार उठ रहे आक्रमणों के तूफान के सामने उन्होंने एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी जो सदियों तक किसी से नहीं टूटी। तो चलिए उनके इस शानदार और दिलचस्प सफर को और करीब से जानते हैं। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इन 6 हिस्सों में बंटी होगी। हम उनकी रहस्यमयी शुरुआत से लेकर कन्नौज के लिए हुए महासंग्राम को समझेंगे, फिर उनके सबसे महान शासक के दौर की बात करेंगे, उनकी कला और संस्कृति की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये महान साम्राज्य बिखरा और हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उनकी उत्पत्ति से। देखिए, हर महान राजवंश की तरह ही प्रतिहारों की शुरुआत भी रहस्य और किंवदंतियों के धुंध में लिपटी हुई है। इतिहासकार आज भी पूरी तरह से एकमत नहीं है कि वो असल में कौन थे, कहाँ से आए थे, और सच कहूं तो यही बात उनकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। उनकी उत्पत्ति को लेकर ना दो थ्योरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तरफ है अग्निकुल की कहानी, जिसके मुताबिक जब बाहरी आक्रमणकारियों से धरती परेशान हो गई तो ऋषियों ने माउंट आबू पर एक विशाल यज्ञ किया और उसी की पवित्र अग्नि से 4 योद्धा कुलों का जन्म हुआ, जिनमें से एक थे प्रतिहार। दूसरी ओर प्रतिहार खुद को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज मानते थे। उनका कहना था कि जैसे लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए एक प्रतिहार यानी एक द्वारपाल की भूमिका निभाई, वैसे ही वो भी इस देश के द्वारपाल यानी रक्षक हैं। इन कहानियों के अलावा कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शायद उनका संबंध मध्य एशिया से था, लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले हैं। तो सवाल उठता है कि इन्हें गुर्जर प्रतिहार ही क्यों कहते हैं। देखिए, गुर्जर शब्द शायद उस इलाके से जुड़ा है जिसे गुर्जर देश कहते थे, यानी आज का राजस्थान और गुजरात का हिस्सा, जहां उन्होंने सबसे पहले अपनी सत्ता जमाई। और प्रतिहार का मतलब, जैसा हमने अभी बात की, द्वारपाल या रक्षक। तो ये नाम उनके वंश के दावे और भारत के रक्षक के तौर पर उनकी ऐतिहासिक भूमिका दोनों को ही बखूबी दिखाता है। इस विशाल साम्राज्य की असल नींव रखी थी नागभट्ट प्रथम ने, और वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त रणनीतिकार और दूरदर्शी योद्धा थे। 738 ईस्वी में उन्होंने जो किया, उसने भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उस समय अरब खलीफा की सेना को अजेय माना जाता था। वो सिंध पार कर भारत में घुस चुके थे, लेकिन नागभट्ट ने एक गठबंधन बनाकर उन्हें ऐसी करारे शिकस्त दी कि वो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाए। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। इस एक जीत ने अगले 300 सालों के लिए भारत की पश्चिमी सीमाओं को लगभग सील कर दिया और प्रतिहारों को उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। तो नागभट्ट प्रथम ने एक बहुत मजबूत नींव तो रख दी थी। अब प्रतिहारों की नजर थी उस दौर के सबसे बड़े इनाम पर, यानी कन्नौज शहर। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का राजनीतिक दिल था। जिसका कन्नौज पर कब्जा, उसका पूरे गंगा के मैदान पर राज। और इसी चाहत ने उस युग के सबसे बड़े और सबसे लंबे चले संघर्ष को जन्म दिया। इतिहास में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। आप इसे एक तरह से चेस का बहुत बड़ा गेम समझ सकते हैं, जो करीब 100 साल तक चला। इसमें 3 बड़े खिलाड़ी थे। पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, पूरब से बंगाल के पाल और दक्षिण से दक्कन के राष्ट्रकूट। और इस खेल का इनाम था कन्नौज शहर, जो सम्राट हर्षवर्धन के बाद से ही पूरे उत्तर भारत की शाही सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। और ये संघर्ष उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। प्रतिहारक शासक वत्सराज ने पालों को तो हरा दिया, लेकिन तभी दक्षिण से राष्ट्रकूट शासक ध्रुवा धमके और वत्सराज को हरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वत्सराज के उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय ने पासा ही पलट दिया। वो एक चतुर शासक थे। उन्होंने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही राष्ट्रकूट वापस दक्कन की ओर लौटे, नागभट्ट द्वितीय ने पूरी ताकत से हमला किया, पालों को हराया और आखिरकार कन्नौज पर कब्जा कर ही लिया। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और ये प्रतिहारों के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक जीत साबित हुई। कन्नौज अब
प्रतिहारों के हाथ में था और इसी के साथ मंच तैयार था एक ऐसे सम्राट के आने का जो इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों पर, इसके शिखर पर ले जाने वाला था। ये दौर था मिहिर भोज का, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान सम्राट माना जाता है। मिहिर भोज ने लगभग आधी सदी तक यानी पूरे 49 सालों तक राज किया। इतिहास में इतना लंबा और स्थिर शासनकाल बहुत कम राजाओं को नसीब होता है, और इसी स्थिरता ने उन्हें ये मौका दिया कि वो न सिर्फ अपने पूर्वजों की जीती हुई जमीन को और मजबूत करें, बल्कि अपने साम्राज्य का ऐसा विस्तार करें जैसा पहले किसी ने नहीं देखा था। तो आखिर मिहिर भोज की उपलब्धियां थीं क्या? उन्होंने अपने साम्राज्य को पश्चिम में सिंध की सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला दिया। उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के पार तक उनका राज था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने आदि वराह की उपाधि ली थी। ये उपाधि उनके चलाए गए खूबसूरत चांदी के सिक्कों पर भी मिलती है। और हाँ, उन्होंने अपने पुराने दुश्मनों, पालों और राष्ट्रकूटों को भी हमेशा काबू में रखा। इस बात को अगर सही से समझना हो तो यूं समझिए, मिहिर भोज और उनके बेटे महेंद्रपाल प्रथम के समय में प्रतिहार साम्राज्य का आकार और प्रभाव लगभग उतना ही बड़ा हो गया था जितना कभी महान गुप्त साम्राज्य का हुआ करता था। ये अपने आप में उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है, और यही चीज उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे अहम साम्राज्यों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, कोई भी महान साम्राज्य सिर्फ युद्ध और विजय से नहीं बनता। उसकी पहचान उसकी कला, उसकी वास्तुकला और उसके साहित्य से भी होती है। प्रतिहारों ने इस क्षेत्र में भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए, उनकी तलवार की धार के साथ साथ उनकी कला की बारीकियों पर भी एक नजर डालते हैं। उनकी सैन्य ताकत का लोहा तो उनके दुश्मन भी मानते थे। 9वीं सदी में भारत आए एक अरब यात्री सुलेमान ने साफ साफ लिखा था कि प्रतिहार राजा के पास जो घुड़सवार सेना है, वैसी बेहतरीन कैवलरी पूरे भारत में किसी और राजा के पास नहीं है, और यही घुड़सवार सेना उनकी ताकत की रीढ़ थी। वो मध्य एशिया और अरब से बेहतरीन नस्ल के घोड़े मंगवाते थे और इसी के दम पर उन्होंने सदियों तक दुश्मनों को रोके रखा। पर वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि कला के महान पारखी भी थे। उन्होंने मंदिर निर्माण की एक खास शैली को बढ़ावा दिया, जिसे आज हम मारू गुर्जर शैली के नाम से जानते हैं। ग्वालियर का मशहूर तेली का मंदिर इसका एक शानदार नमूना है। इन मंदिरों की खासियत थी इनके खुले हुए मंडप और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी। और उन्होंने सिर्फ हिंदू मंदिर ही नहीं बनवाए, बल्कि ओसिया में महावीर जैन मंदिर जैसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थों का भी निर्माण करवाया, जो दिखाता है कि वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान कमाल का था। मिहिर भोज के बाद उनके बेटे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में उस युग के महान कवि और नाटककार राजशेखर रहते थे। राजशेखर ने कर्पूरम मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे मशहूर ग्रंथ लिखे, जो आज भी संस्कृत साहित्य की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। ये दिखाता है कि प्रतिहार दरबार सिर्फ योद्धाओं का ही नहीं, बल्कि विद्वानों और कवियों का भी केंद्र था। लेकिन इतिहास का यही नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा कायम नहीं रहता। जो चीज शिखर पर पहुंचती है, वो नीचे भी आती है। अपनी ताकत के चरम पर पहुंचने के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को भी अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और यहीं से उनके पतन की कहानी शुरू होती है। तो सवाल है कि इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे? इसे हम 4 बड़े स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली वजह, महेंद्रपाल के बाद कोई भी उतना काबिल शासक नहीं आया, जिससे केंद्र की पकड़ कमजोर पड़ गई। दूसरा, उनके पुराने दुश्मन राष्ट्रकूटों ने 916 ईस्वी में कन्नौज पर हमला करके उसे बुरी तरह लूटा। इस हमले ने प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। तीसरा, जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ, उनके नीचे काम करने वाले ताकतवर सामंतों जैसे चंदेलों और परमारों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। साम्राज्य अंदर से ही टूटने लगा। और चौथा और आखिरी कील ताबूत में ठोकी महमूद गजनवी ने। 1018 में उसने कमजोर हो चुके कन्नौज पर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ प्रतिहार शक्ति का लगभग अंत हो गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये पतन कितनी तेजी से हुआ। 916 में कन्नौज की उस विनाशकारी लूट से लेकर 1036 में आखिरी शासक यशपाल की मृत्यु तक, मतलब 100 साल से भी कम समय में एक विशाल साम्राज्य बिखर कर इतिहास का हिस्सा बन गया। ठीक है,
गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन भारतीय इतिहास पर जो छाप वो छोड़ गए वो कभी नहीं मिटी। उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी सैन्य विरासत और एक रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका ही थी। तो आखिर प्रतिहारों को हमें कैसे याद रखना चाहिए? सबसे पहले, एक ऐसी दीवार के रूप में जो 300 साल तक भारत को पश्चिम से आने वाले आक्रमणों से बचाती रही। दूसरा, एक ऐसी शक्ति के रूप में जिसने हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में जो राजनीतिक खालीपन आ गया था उसे भरा और स्थिरता दी। तीसरा, कला और साहित्य के महान संरक्षकों के रूप में। और आखिर में, राजपूतों के अग्रदूत के रूप में, क्योंकि जब उनका साम्राज्य टूटा तो उसी के खंडरों पर कई महान राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने आगे चलकर मध्यकालीन भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उस दौर में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों यानी पालों और राष्ट्रकूटों की तुलना में प्रतिहारों की क्षमताएं कैसी थी, और भारतीय संस्कृति पर उनकी जबरदस्त सैन्य शक्ति की स्थायी विरासत क्या रही? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस भूले बिसरे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण साम्राज्य के असली महत्व को समझने के लिए मजबूर करता है।